गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 9th का जो अपना चैप्टर चल रहा था टेरिटोरियल स्टेट्स इन द एज ऑफ बुद्धा, उसके बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। स्टूडेंट्स, जब अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे और मैंने इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स भेजे थे, तो आपने इस बारे में अध्ययन किया होगा कि बौद्ध ग्रंथों में जो 10 गणराज्य थे, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य थे, रामगाम के कोलिय थे, सुसुमारगिरी के भग्ग थे, अलकप्प के बुली थे, केसपुत्त के कालाम थे, कुशीनारा के मल्ल थे, पावा के मल्ल थे, पिपली वन के मौर्य थे, मिथिला के विदेह थे और वैशाली के लिच्छवी थे। तो इन 10 गणराज्यों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। जो अपना सेकंड जो मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने आपको इसके विधान एवं प्रशासन के केंद्रीय प्रशासन के बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया था। इसका जो केंद्रीय प्रशासन था, उसमें जो अध्यक्ष होता था वो निर्वाचित होता था और जिसे राजा कहते थे। ललित विस्तार में एक जगह उल्लेख आया है कि प्रत्येक जो लिच्छवी राजा था वह स्वतंत्र भूमिका निभाता था। चूंकि 7,707 जो राजा थे वो कुटुंबों के प्रधान थे और ये सभी मिलकर सभा का गठन करते थे। इस प्रकार इस केंद्रीय शासन यहाँ का मजबूत था, चूंकि इसमें एक व्यक्ति को निर्वाचन के द्वारा ही नायक बनाया गया था। जो राजा थे शुद्धोदन, शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, वो भी इसी प्रकार निर्वाचित किए गए थे। प्रांतीय इकाइयों में हमने लघु प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अध्ययन किया था। जो लिच्छवी कुल के जो राजा थे, उनकी जो सभा थी उसको संस्था कहते थे और सभा के स्थान को संस्थागार कहा जाता था। इस संस्थागार में सभी आवश्यक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था तथा आवश्यकता पड़ने पर बहुमत से निर्णय भी लिया जाता था। जो सभा की जो कार्रवाई थी उसको नियमबद्ध तरीके से की जाती थी। ये जो सभा की कार्रवाई में बैठने की एक निश्चित व्यवस्था होती थी और जिसका संचालन आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था। जब कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाता था तो उसे उससे पहले दोहराया जाता था और अगर प्रस्ताव सुनने के पश्चात सदस्य मौन रहते थे तो प्रस्ताव की स्वीकृति कर ली जाती थी। अगर उस प्रस्ताव पर असहमति होती थी तो मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती थी। इस मतदान की प्रक्रिया में अलग अलग रंग की शलाकाएं बांट दी जाती थी जो एक विशेष मत की सूचक होती थी। जब मतदान हो जाता था तो उस शलाका को इकट्ठा किया जाता था और इकट्ठा करने के बाद ही उस पर निर्णय खुले ढंग से होता था। कुछ ऐसे प्रश्न होते थे जो कुछ गंभीर मामलों पर होते थे, उनके लिए एक समिति भी गठित की जाती थी। उस समिति को उपवाहिक समिति कहा जाता था। तो ये जो आपको अभी बताया है वो सारा पीडीएफ नोट्स में मैं आपको भेज चुकी है। थोड़ा सा मैंने आपको इसका बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए ये सब समझाया था। अब अगर हम इन टेरिटोरियल स्टेट्स की मंत्री परिषद को देखते हैं तो मंत्री परिषद में गणराज्य की सभा या संस्था द्वारा शासन के दैनिक संचालन के लिए इसे गठित किया जाता था। जैन कल्प सूत्र में एक स्थान पर नवलेच्छयी का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। दूसरी ओर लिच्छवी गण
या वज्जी संघ में एक सार्वजनिक व सामान्य सभा का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक संवाद में उल्लेख आया है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि वज्जी लोग बार बार पूर्ण सार्वजनिक सभाएं करते हैं। जब तक वे पूर्ण सार्वजनिक सभाएं करते रहेंगे उनकी वृद्धि ही होगी, विनाश नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर अद्भुत न्याय प्रशासन था। महात्मा बुद्ध का मानना था कि वज्जी संघ ऐसा संघ था जहाँ न्याय प्रशासन की अद्भुत व्यवस्था थी, जिसकी जानकारी बौद्ध धर्म ग्रंथ अट्ठकथा से भी हमको प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, बौद्ध धर्म ग्रंथ बहुत ही उल्लेखनीय थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, और अगर बौद्ध ग्रंथों या गणराज्यों के बारे में हमको जो साक्ष्य है वो बौद्ध धर्म ग्रंथों से ही प्राप्त होते हैं। इसी संबंध में जो यहाँ की जो न्याय पद्धति थी उसके बारे में आर.सी. मजूमदार, जो इतिहास के बहुत बड़े इतिहास से विशेषज्ञ थे, उन्होंने लिखा है कि वज्जी संघ की न्याय पद्धति अपनी अति लोकतांत्रिक भावना के कारण विशिष्ट है। वज्जी संघ में अपराधी की जांच पड़ताल व न्यायिक परीक्षा 7 विशेषज्ञ पदाधिकारियों या न्यायालयों द्वारा की जाती थी। जो मैं आपको ये जो 7 पदाधिकारियों के नाम बता रही हूँ, ये केवल पदाधिकारी मात्र नहीं थे, ये एक तरह की स्टेजेस थी, या कह सकते स्तर थे। उन स्तरों पर गुजरकर ही किसी भी न्याय के बारे में निर्णय होता था। और इन अधिकारियों में सबसे पहले हमारे पास में विनिश्चय महामात्र है, फिर व्यवहारिक है, फिर सूत्रधर है, अष्टकुलिक है, सेनापति है, उपराजा है और राजा है। ये 7 अधिकारी क्रमानुसार अपराधी का परीक्षण करते थे। न्याय व्यवस्था के अनुसार वज्जी संघ में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी भी प्रकार की न्यायिक स्वेच्छाचारिता से बिल्कुल मुक्त था। इसमें यह भी लिखा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सुरक्षा भावना का पूर्ण आदर किया जा सकता था। किसी भी अभियुक्त को दंड उसी स्थिति में मिलता था जबकि उपयुक्त 7 न्यायाधिकारियों द्वारा उनका हर दृष्टि से परीक्षण किया जाता था। उसके बाद ही इस विषय में निर्णय लिया जाता था। बुद्धकालीन गणराज्य अच्छी प्रकार से प्रशासित राज्य थे। इन गणराज्यों में न केवल बहुमत का सम्मान किया जाता था, वरन जन सामान्य के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाता था। ये जो गणराज्य थे वो राजतंत्र प्रधान युग था, लेकिन वहां पर सफल गणतांत्रिक प्रयोग किए गए थे। तो इस प्रकार इन गणराज्यों की जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही काबिले तारीफ थी, और उनका हमको बहुत विस्तृत रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि कितना निष्पक्ष रूप से निर्णय यहाँ पर होता था। अब हम स्टूडेंट्स जो इसके बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं गणराज्यों में के बारे में, उसके लिए हम गणराज्यों के पतन के कारणों का भी अध्ययन करेंगे कि गणराज्यों के पतन के कारण क्या थे। बुद्धकालीन गणराज्य समृद्ध, सुव्यवस्थित व युद्ध कला में निपुण थे, जैसा मैंने आपको बताया था, और प्रशासन व्यवस्था भी यहाँ की बहुत अच्छी थी। लेकिन ये राजतंत्रात्मक शक्तियों के समक्ष बहुत ही जल्दी नतमस्तक हो गए, जिसके निम्नलिखित कारण आपको मैं बता रही हूँ। सबसे प्रथम कारण तो था संघभेद। जो बुद्धकालीन गणराज्य थे उनमें संघभेद था। इनके लिए कुछ गणतांत्रिक शक्तियों ने कूटनीति की रचना करी थी। अजातशत्रु जैसे नरेश के उदाहरण मिलते हैं, जिसमें
कहा गया है कि युद्ध क्षेत्र में सैनिक पराक्रम के बल पर लिच्छवियों को जब परास्त नहीं किया गया तो उसने अपने मंत्री वत्सकार की कूटनीति का सहारा लिया और लिच्छवियों में विलासिता व पारस्परिक कलह के बीज बो दिए, जिससे उनको संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर कर दिया। और फिर अजातशत्रु ने जब वज्जी संघ पर आक्रमण किया और उसको परास्त कर दिया। इसी प्रकार लोक परंपरा में राजतंत्र की दृढ़ता थी। भारतीय जो लोक परंपरा थी, जो जनमानस था, वह राजतंत्र का आदि था। परीक्षित है, राम है, भरत है, जन्मेजय जो राजा रहे हुए हैं, उनके प्रति एक बहुत आदर का भाव था। अतः जनमानस में भी राजतंत्र के प्रति आकर्षण था, इसलिए वे गणतांत्रिक भावनाओं को समझ ही नहीं पाए। जो राजतंत्रों की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, वह भी इसका कारण बनी, उसका मतलब पतन का कारण बनी। महात्मा बुद्ध के काल में 4 प्रमुख महाजनपद थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। और इन चारों महाजनपदों में विस्तारवादी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, जिससे इन चारों शक्तियों में शक्ति संघर्ष हुआ और इनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने ही इन गणराज्यों का अंत कर दिया। एक जो इन गणतंत्रों की जो विधान मूलक शिथिलताएं थी, उनके विधान में जो कमियां थी, वो भी इनके पतन का कारण बनी। एक तो क्या था कि यहाँ पर जो सभा थी या संस्थागार जहाँ पर ये सभा होती थी, वहां पे हर विषय पर लंबा वाद विवाद होता था। यहाँ गोपनीयता का भी कई बार अभाव हो जाता था। गणराज्यों के प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे, अतः गणतंत्र मजबूत नहीं हो पाए। बौद्ध साहित्य में भी जो गणराज्य के आरक्षक है, यानी पुलिस, जिसको पहले आरक्षक किसको कहते थे, पुलिस को, उसकी उदंडता व हिंसात्मक आचरण के हमको उल्लेख मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जो गणतंत्र था वो उस समय बहुत मजबूत था, लेकिन कुछ उसमें ऐसी कमियां भी थी जिसके कारण इसका पतन हुआ। और लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से लोकतंत्र या गणतंत्र का एक प्रयोग था, एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल प्रयोग जनमानस के सामने आया था और जनमानस ने धीरे धीरे इसको बाद में अपनाया भी था। केंद्रीय शासन को, प्रांतीय शासन को, स्थानीय शासन को आगे इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, तो आपको ये सब जो आपको बैकग्राउंड में भी बता रही हूँ